हाँ, तो देखिए आज भी हम लोग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनडीए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात आपसे कहना था कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए कि आपका लाभ हो रहा है तो सबका भी उसी के साथ लाभ हो। तो ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है कि एक कार बेंगलुरु से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है तत्पर और तुरंत वापस मुड़कर बेंगलुरु आ जाती है। तो इसे पूरे चक्कर में 2 घंटे का समय लगता है और एक पूरे चक्कर के लिए औसत वेग क्या होगा, औसत वेग का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले जब ये देखिए पहले दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चलता है फिर पुनः उसी जगह आ जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें कि विस्थापन क्या होगा, तो वस्तु जहाँ से चलता है दोबारा उसी स्थान तक आ जाएगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विस्थापन की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसको करते हैं कि कैसे होगा। तो विस्थापन जब 0 हो जाएगा, विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। तो इसमें आपसे औसत वेग पूछा जा रहा है, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बड़े कुल समय। तो कुल विस्थापन जब 0 हो गया तो औसत वेग इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। औसत वेग की वैल्यू अगर हम आपसे पूछेंगे तो चूंकि विस्थापन 0 है तो औसत वेग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि यदि एक वस्तु एक शून्योत्तर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करता है तो इसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी होगी। तो देखिए शून्योत्तर की बात कर रहा है, शून्योत्तर। तो शून्योत्तर अगर होगा तो यस बराबर शून्योत्तर का मतलब जिसका त्वरण 0 हो, तो शून्योत्तर में त्वरण जब 0 होगा तो यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो शून्योत्तर त्वरण आ गया तो इस त्वरण हमारा 0 हो जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यूटी, और ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अर्थात यस जो डिपेंड कर रहा है उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर कर रहा है। तो अर्थात प्रारंभिक वेग पर निर्भर करेगा। तो इसका जो होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। समय को नहीं बर्बाद करते, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि भूतल से 50 मीटर की ऊंचाई पर रखे एक स्थिर गुब्बारे से 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कठोर पिंड गिराया जाता है। पिंड की गति जब वो भूतल को छूता है और पिंड की कुल गतिज ऊर्जा जब गुब्बारे से गिराया जाता है क्रमशः होगी। तो देखिए आप यहाँ पर जब छोड़ा जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उस पार्टिकल का क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी पूछा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो v बराबर आप 2gh लगा लीजिए, गति का तृतीय समीकरण की बात कर रहा हूँ। तो v बराबर जो हो जाएगा रूट में 2gh लगा लेंगे तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 2gh। तो 2 और g की वैल्यू कितनी है, 9.8 है। 9 पॉइंट कितना है, 8 है। और h की वैल्यू देखा जाए तो h की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर है। तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो 50 दूना के 100 हो जाएगा। 50 दूना के 100 हो जाएगा तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो रूट में 980 हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट में 980 हो जाएगी। तो रूट में 980 का जो ऑप्शन है वो आपका बी भी है और डी भी है। तो अब हम कैसे माने कि कौन सा सही होगा। तो आइए, वेलोसिटी तो निकल गई, अब वेलोसिटी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, तो वेलोसिटी हमारा रूट में कितना आ गया है, वेलोसिटी 980 रूट में आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपको जब निकालना होगा तो के बराबर आप लोग जानते होंगे कि हाफ mv स्क्वायर होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। तो हाफ बॉडी का मास कितना है, 2 kg है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और रूट में हम लोग 980 निकाले हैं, उसकी वैल्यू 980 निकाले हैं और उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 980 जूल आ जाएगा।
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 980 जूल आ जाएगी। वेलोसिटी रूट में 980 होगा, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दो घनत्व हैं ρ1 और ρ2 घनत्व के दो पदार्थ के समान आयतनों पर मिलाए जा रहे हैं। आयतन उसकी क्या है, समान है। समान आयतनों पर मिलाने पर आपेक्षिक घनत्व 4 प्राप्त होता है। जब उनको समान द्रव्यमानों पर मिलाया जाता है तो आपेक्षिक घनत्व 3 प्राप्त होता है। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जब समान आयतन पर मिलाएंगे तो समान आयतन के लिए हम क्लासरूम में जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, समान आयतन के लिए ρ1 प्लस ρ2/2 होता है। तो समान आयतन के लिए ρ1 प्लस ρ2 कितना होता है 2। उसकी वैल्यू कितनी दी है 4 है। तो इट मीन्स ρ1 प्लस ρ2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ρ1 प्लस ρ2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह उसका जब हम लेके चलेंगे तो 2 ρ1 ρ2 जब समान द्रव्यमान पर होगा तो 2 ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 बराबर जो होगा वो 3 होगा। तो ρ1 प्लस ρ2 की वैल्यू जान रहे हैं, तो आसानी से अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आसानी से कैलकुलेट करने के बाद दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसका 6 और 2 आएगा। ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। एक छात्र कुछ नियत लंबाइयों को 1 मिलीमीटर तक के अल्पतमांक वाले मीटर स्केल में प्रयोग करके मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक सबसे अधिक परिशुद्ध होगा। देखिए, परिशुद्धता अगर निकालनी होती है तो परिशुद्धता जो होती है अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जिनका अल्पतमांक सबसे कम आएगा उनकी परिशुद्धता सबसे ज़्यादा होगी। तो परिशुद्धता जो होती है वो हमेशा अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सबसे कम अल्पतमांक अगर देख लीजिए इसमें से कौन होगा, तो 0.05। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.050 आएगा। तो सबसे कम अल्पतमांक जो होगा वह ऑप्शन 1 का होगा, इसलिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। जब एक गेंद को जमीन पर उछाली जाती है तो निम्नलिखित में से अचानक क्या परिवर्तित हो जाता है। माना गया कि तल पर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। देखिए, अगर आप कोई गेंद को अगर किसी फर्श पर जो है पटकेंगे तो सबसे पहले वेग में परिवर्तन होगा। हानि नहीं हो रहा तो चाल तो नियत रहेगी, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर इस ऑप्शन में वेग परिवर्तन भी कहीं दिया होता तो वह आंसर सही होता। वेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। गतिज ऊर्जा चाल पर निर्भर करती है, तो चाल नियत होने के कारण गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अर्थात इसके संवेग में परिवर्तन होगा। क्योंकि वेग बदलेगा तो वेग से मतलब होता है संवेग का, और चाल का संबंध होता है गतिज ऊर्जा से। तो चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा भी नियत हो गई। वेग परिवर्ती हो रहा है इसलिए संवेग भी बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं कि एक ठोस डिस्क है और एक ठोस गोला है। दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं। निम्नलिखित में से किसका जड़ता गुण केंद्र के परितः अधिक होगा। देखिए, अगर हम सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चले तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होती है। दो बटे 5 mr² होती है। और डिस्क का अगर हम लेके चलेंगे तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो 1/2 mr² होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान सेम है, त्रिज्या सेम है, हमने रख लिया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 5 चौक के 20 0.4 आएगा या 0.5 आएगा। अर्थात डिस्क का ही जड़ता गुण ज़्यादा होगा किसकी तुलना में,
सॉलिड स्फीयर की तुलना में, ठोस गोले की तुलना में। तो अर्थात डिस्क का जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0.5 आ रहा है, इसमें 0.4 आ रहा है। तो इट मीन्स डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो अधिक होगी किसकी तुलना में, सॉलिड स्फीयर की तुलना में। तो सॉलिड स्फीयर की तुलना में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, जब द्रव्यमान समान रहेगा और त्रिज्या समान रहेगी तब। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक पतली डिस्क है और एक पतली वलय है। वलय को छल्ला भी कहते हैं, आप रिंग भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। यम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का है। अब इन दोनों में पूछा जा रहा है कि एक समान कोणीय वेग से घूमती है, कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अगर देखिए सब घूर्णन गतिज ऊर्जा से रिलेशन ऑप्शन दिया है, तो उसी को लेके चलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लेके चलेंगे तो ओमेगा भी सेम कर दिया, तो अब सारा का सारा कुछ डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। अर्थात जिसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा, जिसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, रिंग का, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। और डिस्क का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होती है। तो यहाँ देखिए 0.5 है, यहाँ 0.1 है, सॉरी 1 है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 0.5 है, ये जो है 1.0 है। तो किसकी ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपने सेम दे दिया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, ओमेगा आपने सेम दे दिया है और साथ में आपने द्रव्यमान और त्रिज्या भी सेम दे दी है। लेकिन अगर द्रव्यमान त्रिज्या दोनों सेम आप दे रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू तो सेम हो गई, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले से ही 1 है, यहाँ 0.5 है। तो रिंग का अर्थात वलय का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अधिक है डिस्क की तुलना में। तो इट मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी वो जो है वलय की ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, डिस्क की तुलना में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, r दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे एक निकाय में है। दोनों पिंड जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2m और त्रिज्या आधी कर दी जाए, तब गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल देख लें। तो सबसे पहला इक्वेशन देखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m²/r² होगा, ये इक्वेशन 1 में। और जब F डैश आप करेंगे तो उसमें द्रव्यमान आपने 2m कर लिया, तो 2m कर लिया तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। और त्रिज्या आपने कितनी कर ली, त्रिज्या आपने r/2 कर ली, इसका स्क्वायर कर लिए। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 4 ये यहाँ का हो जाएगा, अर्थात 16 गुना आएगा इसका ऑप्शन, 16F आएगा टोटल सॉल्व करने पर। तो 16 गुना होगा, इट मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक लोलक की घड़ी को एक ऊंचाई तक उठाया जाता है जहां गुरुत्वीय त्वरण का एक निश्चित मान g है। एक अन्य लोलक की घड़ी जिसकी लंबाई वही है किंतु लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और एक अन्य ऊंचाई तक उठाया जाता है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण g/2 है, तो आवर्तकाल क्या होगा। देखिए आवर्तकाल किसी भी गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सबसे पहली बात यह कि द्रव्यमान पर वह निर्भर नहीं करता, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मास से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, मास से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो t = 2π रूट में L/g, ये पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा 2π है ये और रूट में L/g है। इसके बाद t डैश अगर आप लेंगे तो 2π रूट में L/g/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो है जब अभी इसको देखेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे आप बेटा, तो √2 आएगा यहाँ, √2 ये बाहर निकाल देंगे, 1 मिनट,
√2 आएगा यहाँ और ये आ जाएगा t। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत कहलाता है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। देखिए पृष्ठ तनाव पर आधारित है, क्योंकि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण ससंजक बल है। और जैसे ही हम साबुन की घोल बनाएंगे बेटा, तो साबुन या डिटर्जेंट कम घुलनशील होता है। जैसे ही वो पड़ेगा तो सरफेस टेंशन को घटा देगा, और सरफेस टेंशन को घटा देगा तो साफ करने की तीव्रता जो हो जाएगी उसकी बढ़ जाएगी। वहां पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है। 10 ग्राम बर्फ जो कि -10 सेंटीग्रेड पर है और 0 सेंटीग्रेड पर भी 10 ग्राम जल के साथ मिश्रित किया जाता है, और मिश्रण का ताप 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। इस क्वेश्चन को जो आप लगाएंगे, आप जो है इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप Q बराबर ms डेल्टा T पे लगाएंगे, ms डेल्टा T पे लगाएंगे। यस आपका विशिष्ट ऊष्मा है, यम उसका द्रव्यमान है, और T डेल्टा उसका ताप है। तो इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्पेस कम है तो आंसर निकालने में समय लगेगा। तो आई थिंक हमारे हिसाब से इसका आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज दीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि किसी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो किसी निश्चित तापमान पर रखी गई गैस में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इसमें से कौन सा कथन आपका सही होगा, ये आपको ऑप्शन देना है कि क्या सही होगा। किया गया कार्य शून्य है, किया गया कार्य शून्य है। देखिए यहाँ दो बात बोल रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq बराबर dw प्लस du। तो अगर dq बराबर dw प्लस du होता है तो dq बराबर क्या होगा, किया गया कार्य शून्य है, तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल du रह जाएगा। तो dq du के बराबर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय के ऊष्मा के प्रवाह या निकाय में प्रवाह के बराबर होगी। सही है, दी गई ऊष्मा के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा दूसरा भी पढ़ लेते, हो सकता सही हो। निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा के स्थानांतरण से कम होता है, नहीं, क्योंकि संपूर्ण ऊष्मा जो देंगे वो संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में व्यय होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य क्या है, शून्य है। तो अर्थात जो भी आप ऊष्मा देंगे वह आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में क्या होगी, संचित होगी। तो इट मीन्स ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना में ऊष्मीय तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में गति करती है। देखिए प्रकाश की चाल से जो चलती है, सूर्य की जो आने वाली किरणें होती है पृथ्वी पर, वो भी उसी रेडिएशन के प्रोसेस से आती है, मतलब विकिरण के माध्यम से आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक उजले धूप वाले ब्रैकेट में धूप वाले दिन की किसी स्थान का ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर 113 है, तो इस तापमान का केल्विन स्केल पर पाठ्यांक होगा। देखिए केल्विन स्केल पर पाठ्यांक पूछ रहा है, तो C/5 F-32/9 बराबर K-273। इसको ऐसे कर लेते हैं, F-32/9 K-273
273/5। इसी इक्वेशन पे आप यफ की जगह 113 रख लीजिएगा, -32 अब बटे 9 के माइनस 273/5 रख लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो 318 इसका आंसर करेक्ट होगा।